आज ब्रेकिंग टुडे में शामिल करेंगे। नवाज शरीफ के सर पर तलाशी की तलवार, नून लीग नाराज निसार को कैसे मनाएगी। तो खुशामदीद कहेंगे हम बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग टुडे में। कराची स्टूडियो से मैं हूं शुएब अहमद। आज नैब में जो हाजिरी का मामला था नवाज शरीफ और उनके बच्चों का, वो नहीं हो सका, नहीं पहुंचे और उनकी हाजिरी का वक्त ख़त्म हो गया है। शाम में कैप्टन सफदर और इसहाक डार दोपहर में उनको पहुंचना है। लेट्स सी के क्या होता है। बाकी तमाम स्टोरीज़ में हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब। हमारे पैनल में शामिल हैं राहील अख्तर और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है फैसल जावेद ने। सबसे पहली स्टोरी, पनामा के बाद जो रेफरेंसेस थे, अब कोई तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है और उन रेफरेंसेस को तैयार करने के लिए भी जो इल्ज़ामात हैं, जो GIT की तरफ से रिपोर्ट्स हैं, पेशी के लिए जब बुलाया गया नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों को, वो आज हाजिर नहीं हुए नैब के सामने। उनकी आसानी के लिए मामलात रखे गए थे, लेकिन बहरहाल इस रिपोर्ट के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। डाका तो नहीं डाला, क्यों निकाला मुझे, नहीं डाला, क्यों निकाला? चोरी तो नहीं की है, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला? काम है क्यों कर पा। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था। नैब का खुसूसी बुलावा आया, मगर नाअहल नवाज शरीफ और उनके साहबजादे ना आए, बल्कि तफ्तीश के लिए अपने वकील को भेजना भी गवारा ना किया। नैब ने शरीफ खानदान को आज पेश होने का समन जारी किया था, ताहम समन को भी खातिर में ना लाया गया। नैब लाहौर और रावलपिंडी की 2 टीमों ने अवाम का पैसा लूटने वाले नवाज शरीफ और उनके बेटों को लंदन फ्लैट्स और अल अजीजिया स्टील मिल्स के हवाले से पूछगछ के लिए तलब किया था। गली गली डगर डगर अपना कसूर पूछते फिर रहे नवाज शरीफ, गर जब तलाशी की बारी आई तो वो पुराने हरबों से राह फरार इख्तियार कर गए। आखिर वो नैब के सामने आने से क्यों कतरा रहे हैं? माजरा क्या है? कहीं उन्हें जेल जाने का खौफ तो नहीं सता रहा? राइट, खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको। आपने रिपोर्ट देखी, यहाँ पर सेनेटर, बल्कि अब चूँकि इलेक्शंस के बाद वो सिंध असम्बली का हिस्सा हैं, सईद गनी साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये नैब में ना पेश होना जो है, ये कोई सोची समझी साजिश है, कोई खौफ है, कोई बौखलाहट है, या फिर ये वाकई तसादुम की तरफ जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ की वजाहत अभी मेरा ख्याल है कि नैब को करनी चाहिए। जो मैं सुन रहा था TV पे कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली ये कह रही है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है और नैब का ये इसरार था कि हम भेज चुके हैं। तो पहले तो नैब इस चीज़ की वजाहत करे और अगर उनके पास कोई इस तरह के एविडेंस हैं कि उनको भेजा गया नोटिस और वो नहीं आए तो कौम के सामने उनको रखने चाहिए। दूसरा, मुझे ज़ाती तौर पर नैब की नीयतों पर भी तो शुबा है। मुझे नहीं लगता कि नैब जो है वो विलिंगली ये सारा काम कर रही है। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटर जज उन पर बिठाया हुआ है, तो वो उनको करना पड़ा है। लेकिन शायद नैब ये कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से इसको या तो डिले किया जाए या ये रेफरेंसेस में जो कोई ऐसी लकुना छोड़ दिया जाए जिसकी वजह से उनको कोई फ़ायदा पहुंच जाए। ये हरकतें वो कर सकते हैं। नैब का माजी इस बात की गवाही देता है कि वो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ कभी भी कोई कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। तो अब देखें वो मज़ीद आगे अब क्या शवाहिद पेश करते हैं और कौम के सामने या मीडिया के सामने कुछ चीज़ें रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि नोटिस उनको भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था। अच्छा, GIT की तश्कील के वक्त भी मुझे याद है कि इसी तरह का ये एक शक पाया जाता। हमारे साथ लाइन पर, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के। उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। शेख साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको। ये नैब में ना पेश होने का मैं सिर्फ ब्रीफ कमेंट चाह रहा था आपसे कि आपको लगता है कि ये कोई खौफ की वजह से या फिर वाकई ये जो लकुना, अपना क्या कहते हैं, जो नोटिफिकेशन है, उनका ये कहना हक बजानिब है? सिवाय एक TV चैनल के किसी ने नहीं कहा कि उनको अभी तक वो नोटिफिकेशंस नहीं मिले। कैसे देखते हैं आप इस सूरत-हाल को? एक्चुअली वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे, अगर उनको वो सहूलत ना मिली जो 20/4 के केस के बाद ये टाइम बार्ड हो चुकी है, तो ये बाइकाट करेंगे और ये अदम शिरकत के केस की लेंगे कि हम तो पेश नहीं हुए और ये हुआ और वो हुआ। वो खौफ है जो इनको नज़र आ रहा है कि हमारा खेल ख़त्म होने जा रहा है और इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। सही। अच्छा, फैसल मौजूद है। फैसल, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी सईद साहब ने भी फरमाया, केस पिंडी का है, तहकीकात लाहौर में हो रही हैं, ये नैब ने प्रोटोकॉल दिया या मुल्क को एक और रैली से बचाया है?
पूरी मीडिया पर रिपोर्ट हुआ। अब पेश ना होना असल में एक तो सीधी सीधी चीज़ है जो समझ आनी चाहिए कि इनके पास देने को कुछ नहीं है। 1.5 साल ये पूरा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चला, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। नवाज शरीफ को जितने मौके मिले हैं, शायद ही किसी हुक्मरान को इतने मौके मिले हों सफाई देने के, तो सफाई तो वो नहीं दे सके। और अब जो रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं और इस सिलसिले में जो कार्रवाई हो रही है उसमें इनका पेश ना होना इस बात की ज़मानत है कि इनके पास देने को कुछ नहीं है। और पेश ना होकर के भी पूरे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को ये चैलेंज कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं। आपने देखा जिस तरह से जीटी रोड पे इन्होंने तकरीरें की उससे, और अब प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि ये अदालतों के सामने अच्छा, नहीं जा रहे हैं। शेर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। यही सवाल मैं शेर साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगा कि क्या नैब वाकई को सहूलियात दे रहा है शरीफ खानदान को इस केस में? मेरा नहीं ख्याल, JIT के बारे में भी लोग यही बातें करते थे। मेरे ख्याल में कानून के शिकंजे में वो आ चुके हैं, शहादतों को वो डिसऑन नहीं कर सकते, वो इसका तोड़ नहीं पेश कर सकते, इसलिए नैब कानून के साथ जाएगी और ये लोग टल दिए जाएंगे आईनी और कानूनी तरीके पे। अगर कानून कहेगा कि इनके खिलाफ नहीं तो नहीं, अगर कानून में ये सबूत पेश नहीं कर सके अपने और अपनी सफाई पेश नहीं कर सके, शेख साहब कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगा कि ये जो नैब के सामने ना पेश होना, हम देख रहे हैं कि वैसे कोई 22-23 दिन बाकी रह गए नैब के रेफरेंसेस भेजने में। आपको लग रहा है कि ये टाल मटोल जो है ये कोई डिले टैक्टिक्स है, क्योंकि टाइम फ्रेम उतना ही है रेफरेंसेस के लिए? देखिए, मुल्ज़म हमेशा ही करते हैं पाकिस्तान में डिले टैक्टिक्स। ये पहले आदमी नहीं होंगे, सब सियासतदान यही करते हैं, डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल केस जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल किया वो है, उस पे देखें क्या आता है और उसके बाद ही। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि JIT का मामला और था, नैब का ये कहना कि मनोअन तस्लीम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें अहकाम दिए मनोअन उस पर अमल दरामद किया जाएगा, इस वक्त शक की क्या गुंजाइश रह जाती है? शायद नैब ये तो नहीं कह सकती ना कि हम मनोन अमल नहीं करेंगे या सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो कहा है वो हम नहीं करेंगे, ये तो वो कह नहीं सकते, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको यही कहना है जो आप बता रहे हैं। लेकिन जो इनका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर वो ज़रूर ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिसकी बिना पर नवाज़ शरीफ की फैमिली को कोई मौका मिल जाए, कोई ऐसा जवाब उनको मिल जाए जिसकी वजह से शायद फिर एक जब ये आवाम में जाएँ तो कुछ चीज़ें ऐसी बताएँ कि देखें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इसलिए कि अगर तो नैब गैर जानिबदार होती तो शायद ये रेफरेंसेस जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फाइल हुए हैं ये क्वाश ना होते हाई कोर्ट से। ये जब क्वाश हुए तब भी सुप्रीम कोर्ट में नैब ने कोई अपील नहीं की और वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि उन केसेस को आगे बढ़ाएं। तो नैब की जो नीयत है मुझे उस पर डाउट है। अब ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मॉनिटर जज हैं वो उनको प्रॉपर फॉलो करें और उनकी मतलब एक चीज़ पे नजर रखें। नफाजी जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये कि कोई माजी नहीं रहा इसलिए हो सकता है कि शायद आइंदा भी वो ना करें यहाँ पर। एक तरफ ये अदालतों में अपील दायर करती, हमारे यहाँ साबिक आप कह सकते हैं जो हुक्मरान जमात के नाअहल वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, उनकी अपील अदालतों से कि हमें रिलीफ दिया जाए, और ये अदालतें जिनको कि नुक्ताचीनी का निशाना बना रहे थे। ऐसे हालात में सियासी साथियों की तलाश रहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुक से हमेशा एक मफरूज़ा इस्तेमाल किया गया कि काफ़ी फ्रेंडली अपोजिशन है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इस वक्त हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मासूम नहीं है, मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नाअहल करके निकाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हम आज भी जमहूरियत के साथ हैं और कल भी जमहूरियत का साथ देंगे, मगर करप्ट हुकूमत की मदद नहीं करेंगे। अगर शरीफ खानदान कोई रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो उनको नहीं मिल सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौम जानती है नवाज शरीफ मासूम नहीं मुजरिम हैं। एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये एहतसाब के जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के लिए बनाए गए थे। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नजरिए के प्रचार के लिए मुल्क के चप्पे चप्पे में जाऊंगा। पीपल्स पार्टी 19 अगस्त को मानसहरा और 26 अगस्त को अटक में पंडाल सजाएगी।
राइट हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब, आपकी तरफ मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर, लेकिन पहले फैसल जावेद जानना चाहूँगा कि यौम तशक्कुर से लेकर अब तक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई लाए हमल, कोई हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की दिखाई नहीं दे रही थी। नून लीग से दूर करने के बाद आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुस्तकबिल में कोई साथ चलने की राह हमवार हो सकती है? देखिए जी, इश्यूज़ के ऊपर तो ओपोजिशन मुतहद हो सकती है। जिस तरह से हम इकट्ठे हुए थे TORs के ऊपर, बहरहाल उसके ऊपर बात हतमी नतीजे तक नहीं पहुंची थी, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ दिया था। और इश्यूज़ के ऊपर हमें देखना है एक बैकग्राउंड भी कि जमहूरियत के नाम पर ही मुफाहमत हम होता देखते आए हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि पीपल्स पार्टी संजीदा है। और देखिए ना, जमहूरियत जो है वो कानून की बालादस्ती का नाम है। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, बल्कि कानून की बालादस्ती जो है वो जमहूरियत को इंश्योर करती है। अगर पीपल्स पार्टी संजीदा दिखाई देती है और कोई बैक चैनल इनकी कोई डील नहीं होती, क्योंकि माजी में हम देखते आए हैं कि पीपल्स पार्टी जो है सामने कवर जमहूरियत का रखती है और पीछे मुफाहमत फिर कर लेती है। लेकिन फिलहाल इनकी बड़ा क्लियर वाज़े मौक़िफ़ सामने आया है, आसिफ अली जरदारी का भी और बिलावल का भी। जी बिल्कुल सही साहब, जिस तरह अभी फैसल ने भी कहा कि माजी में भी इस तरह के बयानात आते रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर मुफाहमत होती रही है। इस मरतबा जो सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है, हम क्या समझें, पक्की तलाक है, दोबारा मुफाहमत हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सियासत में एक लार्जर मफाद के लिए, या जिस तरह जरदारी साहब ने कल कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए अगर लोग साथ चलते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। आपको याद होगा जब ये धरना भी हो रहा था, तब भी जो तकारीर पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों ने बशमूल मेरे जो जॉइंट सेशन में की गई, उसमें कहीं पर भी हमने कोई नरम हाथ उन पर नहीं रखा। उनकी जो गलतियां थीं, जो वो ज़्यादतियाँ कर रहे थे, जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के उनके काम थे, एक एक चीज़ उनके सामने रखी। लेकिन उस वक्त इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो पूरी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ था, और इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम पार्लियामेंट को बचाने की एफ़र्ट्स करें, और उस वक्त हमारी मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ था। लेकिन जब पनामा की बात आई तो उस वक्त जो टारगेट था वो नवाज़ शरीफ और उसकी फैमिली थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। हम जो हैं वो अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ खड़े रहे, और फिर अलग बात थी कि इमरान खान ही उस ग्रुप से अलग हुए, और फिर बहरहाल एक वो लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी एक अलग सियासी जमात है। हम ये बात अफोर्ड नहीं कर सकते, और कोई भी शख्स जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस हो वो इस बात को समझ सकता है कि हम PMLN के साथ जुड़कर नहीं चल सकते हैं, इसलिए कि हमने उनके सामने ही इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल, हमने उनसे ही मुकाबला करना है। साहब, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी का तो बयान एक तरफ, लेकिन आसिफ जरदारी ने भी पिछले काफ़ी दिनों बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, कहते हैं कि झूठे से कोई डायलॉग नहीं हो सकते। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मफाहमत के बादशाह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सियासत में कोई आखिरी बात नहीं होती, कोई पॉलिटिकल फोर्स खत्म नहीं हो सकती। इनका तर्ज और तरान जो है वो सियासी नहीं था। इनने अपनी 4 साल की हुकूमत में कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं अपनाए, इनने पॉलिटिकल फोर्सेस को नहीं अपने साथ लेके चले। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से हमेशा सियासी बात की, कोई पर्सनल मैंने इनसे कभी एडवांटेज नहीं लिया, और ना इंशाल्लाह कभी लिया है, ना लेने का इरादा है। हल्का NA 120 पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मैं मियां साहब और मियां साहब के खानदान को सियासत में नहीं देख रहा था। साबिक सदर का कहना था कि वो पार्लियामेंट और जमहूरियत के साथ हैं। पार्लियामेंट के साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, और हम जमहूरियत को इवॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं। जमहूरियत आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये दूरी हकीकी है या वक्ती। राइट, पार्लियामेंट और सियासत दोनों को बड़ा साफ करेंगे जैसे टाइम आ गया। मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं सईद गनी साहब, यहाँ पर ना अहली का मामला, JIT, जमहूरियत, कहीं सिस्टम ना लपेट दिया जाए जैसे खदशात पीपल्स पार्टी के शुरू दिन से मौजूद थे। लेकिन फैसला आने के बाद जिस तरह से अब जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, खासतौर पर मैं इसकी डिटेल्स भी जानना चाहूँगा कि धोखा देने वालों का साथ नहीं दे सकते,
यहाँ पर क्या धोखा था और क्या वाकई जमहूरियत आपको अब स्टेबल सिस्टम लपेटने के कोई खदशात नहीं है, जो ऑल आउट नून लीग और उनके ख़ानदान को जरदारी साहब अब सियासत में नहीं देख रहे? पाकिस्तान में तो देखें, जब जब जमहूरियत होती है इस तरह का एक माहौल हमेशा रहा है कि ये अफवाहें आती हैं, इस किस्म का परसेप्शन डेवलप होता है कि जी डेमोक्रेटिक निज़ाम के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर देखें, नवाज़ शरीफ को अगर कोर्ट ने नाअहल करार दिया तो उनकी जगह असम्बली से एक और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए जो उनकी पार्टी के हैं, तो कंटिन्यूटी जो सिस्टम की है वो तो रही है। अब अगर नवाज़ शरीफ की ज़ात को कोई तकलीफ़ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जमहूरियत को कोई तकलीफ़ है। उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें हमने बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क रखा हुआ है। लेकिन अगर किसी मौके पर हमने ये महसूस किया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचता है तो जाहिर है कि उसके बचाने के लिए हमारी एक पूरी हिस्ट्री है, हमने हमेशा उसके लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क में कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो ये कहे कि अगर जमहूरियत को भी ख़तरा होगा तब भी हम जो है वो जमहूरियत को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे, चाहे वो PTI हो, चाहे वो कोई और जमात हो। क्योंकि अगर इस मुल्क में जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, सियासत है, तभी हमारी सियासी जमातों का भी एक जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। अगर खुदा ना करे डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ से लिपट जाए तो फिर ये क्या PTI ने काम करना है, क्या पीपल्स पार्टी ने करना है। अच्छा, जो धोखा वाली बात सारी सियासी जमातों का एक वाज़ेह मौक़िफ़ समझता होना भी चाहिए। 63 का मामला, या फिर मुख्तसर जानना चाहूँगा कि वो धोखा वाली कौन सी एक चीज़ थी जिसकी वजह से इतनी नाराज़गी बढ़ गई है? लेकिन मुझे एग्जैक्टली अब नहीं पता कि वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक 62-63 की बात है, वो तो 18th अमेंडमेंट जब हो रही थी तो पीपल्स पार्टी ने कहा था उस वक्त किसी शख्स के खिलाफ ये खतरा नहीं था कि कोई 62-63 की जद में आएगा। हम तो एक जनरल बात कर रहे थे, हमारा एक मौक़िफ़ उसके ऊपर है, लेकिन उस वक्त इन्होंने नहीं माना। आज नवाज शरीफ की ज़ात उसमें आके फंसी है, तब वो कह रहे हैं कि उसमें तब्दीली करो। हम इस मौके पर किसी एक शख्स की ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई तरमीम नहीं करना चाहते। सिस्टम सबसे पहले यहाँ पर बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि मैं नवाज शरीफ के साथ तो हूँ, लेकिन नून लीग के अंदर जो बड़े कद के सियासतदान हैं उनका कोई मशवरा शामिल नहीं किया जाता। चौधरी निसार की नाराज़गी आज भी उनके जुमलों से झलकती है। रिपोर्ट देखिएगा। करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो। निसार भी नवाज से नाला, पार्टी की तबाही के जिम्मेदार खुशामदी करार। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी निसार अली खान ने सेनेटर याकूब की बतौर कायम मकाम सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नामजदगी को आड़े हाथों लिया। बोले, फैसला लाहौर में बैठकर करना था तो पार्टी की मजलिस आमला का इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अब मुशावरत का अमल खत्म हो गया है। अहम फैसलों का मीडिया के जरिए पता चलता है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि खुशामदियों के मशवरों ने पार्टी को इस नहज पर पहुंचा दिया है। मैंने हमेशा सच बात की जो अक्सरियत को नागवार गुजरती है। राइट, तो ये पिछले दिनों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके बयान बड़े अहम रहे हैं। इस वक्त भी जब हम देख रहे हैं कि पार्टी के सदर की नामजदगी हुई तो उनका ये कहना कि मशवरा नहीं लिया गया। राहिल, हाँ फैसल, PTI ने तो दरमियान में ये बातें भी कुछ इशारे आए थे कि शायद चौधरी निसार कोई और जमात ज्वाइन करने जा रहे हैं और शायद तहरीक इंसाफ भी हो सकती है। तो क्या कोई धड़ा वहाँ से टूटा नहीं अभी तक, या कुछ बातचीत आगे नहीं बढ़ी, क्या हुआ? देखिए जी, बहुत से लोग जो हैं जब पैनामा फैसले का इंतज़ार कर रहे थे तो उस बीच हमारे साथ राब्ते में थे नून लीग के ज़बरदस्त लोग जो कि TV पे नहीं आते और बोलते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी ज़मीर की सुनी। और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सी ज्वाइनिंग्स होंगी, PMLN के कैंप से बड़े बड़े नाम जो हैं तहरीक इंसाफ में आएंगे। लेकिन यहाँ चौधरी निसार की मैं बात करता चलूँ कि नून लीग में कभी भी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं थी, कभी भी जमहूरियत नहीं थी। होता ये था कि ये शरीफ दरबार था और एक खुशामदी कल्चर था और उसकी बेसिस के ऊपर लोगों को उड़ते थे। और चौधरी निसार ने आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने खुशामदी कल्चर की बात की कि मियाँ साहब के करीब वही लोग हैं जो खुशामद करते हैं और वही ऊपर आते हैं। दूसरा, उन्होंने ये बता दिया कि पार्टी के अंदर कोई भी जमहूरियत नहीं है, ये बस एक वो यहाँ से बादशाह सलामत कह देते हैं कि ये हो जाए तो वो हो जाता है। तो ना कोई जमहूरियत वहाँ पर नहीं दिखाई देती, ना काबा, कोई ऐसी चीज नून लीग में नहीं। मैं इसी कल्चर के, पार्टी के अंदर की जमहूरियत के ताल्लुक से सईद गनी साहब आपसे जानना चाहूंगा। यहाँ पर हम एक सवाल पैदा होता है कि हु इज इन द ड्राइविंग सीट, बिलावल या जरदारी साहब?
देखिए बिलावल साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जो मेजर डिसीशन है वो मशावरत के साथ ही होते हैं, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त लीड पार्टी को बिलावल साहब कर रहे हैं। और कल भी आपने देखा कि बिलावल साहब को ही आसिफ जरदारी साहब भी सेकंड कर रहे थे कि जहाँ जहाँ उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दे दिया है आसिफ जरदारी साहब उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अक्सर होता है लोगों का और वो खुलकर उसका इजहार भी करते हैं। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि कोई एक शख्स है वो जो कह रहा है जिस तरह चाह रहा है सारी चीज़ें चल रही हैं, मशावरत के साथ चीज़ें होती हैं। उसमें साहिब मशवरा किसी का भी हो सकता है, वो मेरा भी हो सकता है कि अगर मेरी बात तो हम मतलब एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले वक्त में इनका जोश भी दिखाई देगा, जरदारी साहब का एक्सपीरियंस भी दिखाई देगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद थे। फैसल जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे, एक वक्फा है, लौटकर वापस आएंगे, देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे। खुशामदीद कहेंगे आपको ब्रेकिंग टुडे में। हमारे नए प्राइम मिनिस्टर को बेशक कहने वाले टुथलेस प्राइम मिनिस्टर कहने, लेकिन फिर भी कुछ तब्दीलियां जरूर है। हमारा पैनल इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है अफजल जावेद साहब। प्राइम मिनिस्टर ने ब्यूरोक्रेसी में कुछ तब्दीली की, पॉलिसी की तरफ राह इख्तियार की है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल नाहल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में जहां मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स को तरक्कियां दी जाती रहीं और उन्हें नवाजा जाता रहा, और एक सूस जो ब्यूरोक्रेसी का ग्रुप था इस पूरे सिस्टम को चलाता रहा। लेकिन जब से शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया गया, पहले उन्होंने इन तमाम मामलात का जायज़ा लिया और अब वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद अदारों में बेहतरी लाने के लिए एक बड़ा फ़ैसला किया है। और उनका ये फ़ैसला है कि अदारों में मेरिट के ऊपर तमाम अफसरान की जो भर्तियां हैं अमल में लाई जाएगी, और जितने भी जो जूनियर अफसरान हैं जिनको क़वाइद व ज़वाबित से हट कर मुख्तलिफ अदारों में तैनात किया गया था, उन्हें अब उन ओहदे से हटा दिया जाएगा। और एक ब्यूरोक्रेसी को बड़ा पैगाम दिया है वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कि अब आने वाले चंद दिनों में ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ बछाड़ की जाएगी। जो हमारे ज़राए हैं सरकारी, उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से एक फ़हरिस्त तलब की गई है जिसमें जूनियर अफसरान की जहाँ जहाँ जिन जिन अदारों और जिन जिन वजारतों में अपॉइंटमेंट्स हैं वो तमाम जो तफसीलात हैं मांगी हैं। और अगर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर कोई बड़ा दबाव नहीं आया और उनको कोई किसी किस्म के सियासी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, तो उनके अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फ़वाद हसन फ़वाद, उनको भी ओहदे से हटाना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद हो कि फ़वाद हसन फ़वाद जिनका शुमार एक ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट की शक्ल में होता है, और जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, उनके तमाम तर मामलात भी फ़वाद हसन फ़वाद चलाते थे। और अब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के भी तमाम मामलात जो हैं वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़वाद हसन फ़वाद चला रहे हैं। ग्रेड 21 में उनका ताल्लुक है। लेकिन अगर हम बात करें कि सीनियरिटी की, DMG ग्रुप के जो जितने भी सीनियर अफसरान हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं कि किस तरह एक जूनियर अफसर पावर जो है वो उनके पास सेंटर दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात है आपने की बात की जा रही है जूनियर तमाम जितने भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को जो इतलात जो भेजी गई हैं, तफसीलात मांगी गई हैं, हो सकता है कि उनकी तैनाती के भी मामलात हों। यहाँ कराची में पैनल में हमारे साथ इम्तियाज़ शाह मौजूद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि सीज़न है कुर्बानी का और कुछ ऐसी वबाई बीमारियां हैं जिनके ताल्लुक से आगाही होना ज़रूरी है। इम्तियाज़ शाह साहब, क्या रिपोर्ट है? शुएब अहमद, कराची में जो है वो निगलेरिया का जो है मर्ज़ और वो जरसूमा जो है वो पाया जा रहा है, और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो डालमिया के इलाके में एक 20 साल नौजवान अब्दुल्ला की हलाकत हुई है। और महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक इस साल रवा साल जो रिपोर्ट हुए हैं वो 5 अमवात तो हो चुकी हैं, जिनमें 4 कराची में। और मैं बताऊं कि उसके बाद ये कि निगलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया, मलेरिया, और इसके बाद अब जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कॉन्गो वायरस के जो है वो खदशात बढ़े हैं। डॉक्टरों ने भी उस पर जो है वो बड़े खदशे का इजहार किया है, क्योंकि कराची में बहुत बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से जानवर कुर्बानी के लाए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो मवेशी मंडियाँ लग रही हैं। अच्छा, मैं आपको ये शो बताऊँ कि बहुत सारी मवेशी मंडियों की तो इजाज़त है, लेकिन बहुत सी मवेशी मंडियाँ बग़ैर इजाज़त के जो कुछ जो है वो इदारे हैं उनकी KMC की, पुलिस की मिली भगत से लगाई जा रही हैं, जहाँ पर फुकदान है बहुत बुरी तरीके से।
से, और वहाँ जो लोग आ रहे हैं व्यापारी, उनको भी पता नहीं है कि कॉन्गो वायरस क्या होता है और ये कितना जानलेवा मर्ज है। लेकिन ये कि जानवरों से क्योंकि ये फैलता है तो इसके खदशात बहुत बढ़ गए हैं। और शुएब ये इसके लिए जो है वो आगाही की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मंडियाँ बहुत बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी लग रही हैं, जिससे कॉन्गो फैलने का जो है ना बहुत खदशा जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पर एहतियाती तदाबीर में उस जगह को साफ करना, चूने का स्प्रेड करना, पानी तब्दील करना, ये एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। स्पोर्ट्स के मूड के ऊपर नादरा, आपके पास कोई रिपोर्ट है? बिल्कुल, और बहुत अच्छी रिपोर्ट है। CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है शुएब, और आज दूसरा दिन था। और दूसरे दिन जो एक बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रू मिला है वो ये कि जो विवेक आनंद 17 साल एक नौजवान गोल्फर हैं, उन्होंने होल इन वन किया। और होल इन वन इनका जो डिस्टेंस था वो 235 मीटर्स का था, और होल इन वन पे इनको एक बहुत ही लग्जरियस कार मिली है। और ये बहुत रेयर होता है। आपको मालूम है कि सन 2013 के बाद से अब कहीं जाके होल इन वन में कोई कामयाबी नसीब हुई है किसी गोल्फर को, और ये बहुत बड़ा एक इसे कहते हैं आप रिमार्केबल अचीवमेंट कह सकते हैं आप इनके लिए, कि एक नौजवान, उनकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा दिदनी थी, और उन्होंने यही कहा कि इस तरह की हुकूमत की सरपरस्ती गोल्फ को होती रहनी चाहिए, और जिस तरह से CNS चैंपियनशिप होती है, इससे बहुत ज़्यादा मोराल जो है वो बूस्टअप होता है, और गोल्फ का गेम जो है वो डे बाय डे प्रमोट हो रहा है। ये नहीं है जैसे अभी हम ऑफ द ईयर बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा महंगा गेम है, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो लोअर क्लास से बच्चे निकल रहे हैं, जैसे कैडीज होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, वो भी बहुत आगे चले गए हैं। जैसे शब्बीर इकबाल को देख लें जो टॉप गोल्फर हैं, तो इसी तरह से बहुत आगे जा रहे हैं। आज सेकंड डे था, फिर थर्ड है, और 20th को इसकी सेरेमनी है संडे को, और उसमें जो की है वो हैंडओवर की जाएगी। तो सोचें कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ये 235 मीटर राहिल काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, होल इन वन फॉर 17 ईयर ओल्ड, जिसको 20 तारीख को जो गाड़ी दी जाएगी, मेरा ख्याल है उसके पास तो लाइसेंस भी नहीं होगा अभी, उम्र कम है। लेकिन बड़ी इसमें अहम बात यह है कि मेरा ख्याल है, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे कम से कम नहीं पता था कि होल इन वन क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी गोल्फ इतने इस तरह से देखा नहीं। और मेरा ख्याल है इसमें जो सबसे बड़ा कसूर है वो शायद उन अथॉरिटीज़ का है जिन्होंने इन गेम्स को निगलेक्टेड गेम्स बना दिया है। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट के पीछे तो बहुत पागल होता है, लेकिन टैलेंट बड़ा मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बॉक्सिंग हो, गोल्फ हो, स्क्वॉश हो, टेनिस हो, इस तरह के बड़े खेल मौजूद है, लेकिन वो निगलेक्टेड हो गए क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट उनको। बड़ी हैरत हुई मुझे, आप छावनी में रहते हैं और आपको गोल्फ का नहीं पता। वैसे मुख्तसर सा वक्फा है, लौट कर आते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे। और आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकिंग टुडे में। राहिल, कोई 21 दिन बाकी रह गए, आज पेश भी नहीं हुए, क्या होने जा रहा है? सीरियस नहीं ले रहे? पता नहीं वो शरीफ खानदान सीरियस नहीं ले रहा या नैब सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि दोनों तरफ से पहले नैब ने 3 हफ्ते का टाइम लिया, अब जाके उसकी कार्रवाई का आगाज़ किया गया, और अब भी जब आगाज़ हो गया, बुलाया गया शरीफ खानदान को, तो भी वो आज पेश नहीं हुए। अहम बात शोएब इसमें यह भी है कि वॉल्यूम 10 की कॉपी हासिल कर ली है नैब ने, जिस पर बहुत बातचीत हो रही थी कि उसमें बड़े कोई शवाहिद मौजूद हैं। और जो पहली बात सामने आई है, जो खबरों में आ रही है कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ने ये बात साबित की अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए कि जो बेनिफिशियल ओनर की बात आ रही थी मरीम नवाज़ के हवाले से, वो साबित किया डॉक्यूमेंट्स ने कि वो मरीम नवाज़ ही बेनिफिशियल ओनर हैं इसकी। तो अब ये जो तफ्तीश का अमल आगे बढ़ना है, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी सईद गनी साहब भी बात कर रहे थे, उनको भी ये लग रहा है कि डिले टैक्टिक्स अप्लाई जा रही हैं नैब की जानिब से। फैसल ने भी यही बात की, और कुछ जो अमल है नैब का, क्योंकि पिंडी के 2 रेफरेंसेस थे और 1 लाहौर का रेफरेंस था, दोनों को मिला के कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जो कि लाहौर भेज दिया गया। तो थोड़े से तजादात नजर आ रहे हैं, अब देखना पड़ेगा नैब कितनी जल्दी इसको लपेटता है और रेफरेंसेस दायर करता है। राइट, नैब जो है वो अपने हिस्से का चल कर पहुँच गया, लेकिन लाहौर से कोई पहुँच कर नैब नहीं जा सका आज के दिन। एक और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, इंटर्नशिप प्रोग्राम था ISPR का, उन बच्चों के आप कह लें कि सनत तकसीम करने की एक सेरेमनी से खिताब करते हुए कहना था कि नौजवानों को बरगलाने के लिए जिस तरह का गुमराह कुन मटीरियल इंटरनेट पर मौजूद है, खुदारा अपना जहन खुला रखिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपकी तरक्की, आपके अमन से मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। सो एक बड़ा कनेक्टिव नज़र आया, वो पैकेज देखिएगा। और ब्रेकिंग टुडे की टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी एक बेहतर पाकिस्तान में। अंटिल देन, अलविदा।
पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISPR में इंटर्नशिप करने वाले तुलबा से खिताब किया और कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान दाइश और उससे मुंसलिक तंजीमों का बड़ा हदफ हैं। तुलबा सोशल मीडिया के जरिए मुखालिफाना बयानिए से मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाह रहें। उन्होंने कहा कि नौजवान शॉर्टकट्स न अपनाएं बल्कि कामयाबी के लिए दुरुस्त राह का इंतखाब करें। आर्मी चीफ ने कामयाबी की कुंजी अल्लाह पर ईमान, वालिदैन की खिदमत और अनथक मेहनत को करार दिया। उनका कहना था कि हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है, जबकि देरपा अमन के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। आर्मी चीफ ने नौजवान नस्ल को पाकिस्तान में खुशहाली का जामिन करार दिया। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो ब्रेकिंग टुडे।